नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेड रोज फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल युवक का इलाज वैशाली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा फैक्ट्री के अंदर काम के दौरान हुआ। हालांकि अभी तक दुर्घटना की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि हादसा तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों में लापरवाही या अन्य किसी कारणों से हुआ। इस घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आज शाम लगभग 6 बजे थाना लिंक रोड पर साइट 4 इंडस्ट्रियल रीजन में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने और कुछ वर्कर के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर मौके पर जाकर इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहां पर स्थित एक मेड्रोस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो चिलर प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। और उस प्रोडक्ट बनाते समय उसमें एक कंपोनेंट रहता है जिसको PHE बोलते हैं। उस प्रोडक्ट में ब्लास्ट होने से 3 वर्कर घायल हुए थे, जिनके नाम इमरान, त्रिभुवन और बांके हैं, जिनको उपचार हेतु त्रिभुवन को मैक्स हॉस्पिटल और इमरान और बांके को सफदरजंग भेजा गया था। जहां उपचार के दौरान इमरान की सफदरजंग में और त्रिभुवन की मैक्स हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है। बाकी अभी उपचाराधीन है। मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जिला न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विनोद सिंह रावत ने कहा कि लोक अदालत लंबित लघु मुकदमों में निस्तारण का सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। इसे आम नागरिकों को त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है। उन्होंने बताया कि 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, बिजली पानी बिल, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद और अन्य छोटे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। जागरूकता प्रचार वाहन जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और उसके लाभों की जानकारी देगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। जिला जज ने लोगों से अपील की है कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करें और समय और तथा धन दोनों की बचत करें। ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, आगामी 9 मई को लोक अदालत जनपद गाजियाबाद के न्यायालय में प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत हमारे ट्रैफिक के द्वारा लगभग हम लोगों ने 95,000 चालान हम लोगों ने माननीय न्यायालय में प्रेषित किए जाने का लक्ष्य रखा था, जिसके अनुक्रम में हम लोगों ने लगभग 80,000 चालान अब तक आज की तारीख तक हम लोगों ने प्रेषित कर दिए हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है कि ये टारगेट हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर तक का लेके जाएं। मैं नेहा बनौदिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद से। जुडिशरी की तरफ से हर बार विभाग से एक लोक अदालत लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, फिर भी पब्लिक के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का हम निस्तारण करें। उसमें समनीय प्रकृति के बाद RTO के बाद बिजली विभाग के बाद और इसके अलावा 25-30 विभाग हैं जिनसे हम लोगों को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके संबंध में 3 दिन 6, 7, 8, 9 के अतिरिक्त हमारी बिजली विभाग की खासकर और RTO की बेंच कंसर्न कोर्ट के बाहर लगेगी। जिन भी व्यक्तियों को अपने मुकदमे के निस्तारण में 1 दिन में कोई समस्या आती है तो उनके लिए इस बार 4 दिन के लिए सहायता प्रदान की गई है। वह कंसर्न न्यायालयों के बाहर लगी हुई हेल्प डेस्क से सहायता प्राप्त करके अपने मुकदमों का निस्तारण कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को हर विभाग से, यहाँ पे DPO साहब भी हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन अधिकारी भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान हो रहा है। और पिछले बार से तो हम लोग ज़्यादा करेंगे ही। उसके अलावा भी एक हम लोगों ने ये रखा है कि हम तो कोशिश करेंगे कि एक अनलिमिटेड डिस्पोजल, बहुत ज़्यादा जितना भी हो सके। अब्दुल कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ पर प्रधान परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हूँ। और दिनांक 9/5/26 को जो हमारी लोक अदालत आयोजित हो रही है, वो वादकारियों की सुविधा
और उनको सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से है। आप लोगों से अपेक्षा है कि इसका खूब अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत का लाभ उठा सकें उपस्थित होकर। इसमें आप अपने मोटर उसके एमवी एक्ट के मामले, लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, दीवानी मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, परिवार न्यायालय के मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। आप लोगों से अपेक्षा है कि हमारी इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए और इसके प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। तो उसमें जो भी लघु वाद हैं हमारे, जो छोटे छोटे हैं, जैसे बैंकिंग के हैं या बिजली विभाग से हैं या चालान हैं या ट्रैफिक चालान है या जीडीए चालान है, ये सब मामले निपटाए जाएंगे। उसीलिए अभी हमारे जिला जज महोदय ने जो वैन है हमारी लोग तक पहुंचाने के लिए, मैसेज देने के लिए, उसको हरी झंडी दिखाई है, जिससे वो समाज में घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि लोक अदालत है कि आप आएँ और अपना। तो वहीं गाजियाबाद मोदीनगर थाने में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष गीता कौशिक ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नितिन मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि नितिन मित्तल ने व्हाट्सएप चैट के जरिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार चैट में अंत वस्त्रों से संबंधित आपत्तिजनक बातें लिखी गई और पीड़िता की पुत्र वधू का नाम लेकर भी टिप्पणी की गई। गीता कौशिक ने इसे महिला सम्मान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नितिन मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर राजनीति हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष इस मामले में हिमानी अग्रवाल से भी मुलाकात कर चुकी है और कार्रवाई की मांग की है। तो वही वसुंधरा सेक्टर 7 और 8 ग्राउंड में 10 मई को भव्य परशुराम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में भगवान परशुराम की रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन, आदर्श और समाज के प्रति योगदान को दर्शाया जाएगा। आयोजन में गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की अनुमान लगाया गया है। अमरपाल शर्मा ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 500 वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे। ये वॉलेंटियर पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसत्ता को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपने महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम में माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे और पीतंबर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसमें भगवान परशुराम जी की जो जन्मोत्सव की तैयारी है उस सब के विषय को लेके ये वार्ता रखी गई है। देखिए, इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लोगों में बहुत ही अंदर से करंट है। यहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जेवर, बुलंदशहर, नोएडा। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में स्थित सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल से 2 मजदूर के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतकों के साथ ही मजदूर पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर करीब 15 दिन पहले यहां काम करने आए थे और एक ही कमरे में रहते थे। आशंका है कि देर रात शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। घटना के बाद तीसरा मजदूर मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों और अन्य मजदूरों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। घटना के बाद निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों में भी दहशत का माहौल है। आज 112 के माध्यम से थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 व्यक्तियों के शव हैं
इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो विदित हुआ कि ये जिन व्यक्तियों के शव वहां पर घटनास्थल पर मिले हैं, ये 2 दिन पूर्व ही मेरठ से यहाँ पर माली का कार्य करने के लिए आए थे और इनके साथ एक व्यक्ति और आया था और ये तीनों व्यक्ति एक ही कमरे में रह रहे थे। रात्र में इनके द्वारा मदिरा का सेवन किया गया और कुछ वाद विवाद होने की स्थिति में इस प्रकार की घटना कारित की गई है। जो तीसरा व्यक्ति है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं मिला। वहां से सीसीटीवी के माध्यम से प्रकाश में आया है कि वो वहां से प्रातःकाल निकल गया, वहां से भागता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतकों के शवों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित की जा रही है। फॉरेंसिक यूनिट्स और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और इस प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया जा चुका है। महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज तो वहीं ग्रेटर नोएडा के कसाना थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बच्चे का शव तालाब के पास मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी पिता ने परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने की साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद आरोपी पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि उसने बीच सड़क पर धारदार ब्लेड से अपना गला काटने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक की थाना भवन शाखा में मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम के तहत विशेष कृषि कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम में चंद्रकांत सिंह, एग्रीकल्चर ऑफिसर नीरज राठौर और शाखा के सीनियर मैनेजर संतोष नौटियाल सहित कई बैंक अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर योजना की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान किसानों को कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य बैंकिंग सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। जिन किसानों के कृषि कार्ड स्वीकृत हो चुके थे, उन्हें सेक्शन लेटर भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 1 सप्ताह तक चले इस अभियान में विभिन्न शाखाओं के माध्यम से लगभग 4.30 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए बिचौलिए पर भरोसा ना करें और सीधे बैंक शाखा से संपर्क करें। कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्या और सवाल भी रखे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से समाधान किया। एक्चुअली बैंक ने पूरे बैंक में, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने आज 8 मई को एक कृषि आउटरीच प्रोग्राम रखा था, जो कि हमारे पूरे देश में हर एक ब्रांच में मनाया गया। मतलब ब्रांच का मतलब ये होता है कि एक क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस, बट हर एक ब्रांच में आज मनाया गया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो किसान के पास पहुंच रहे हैं, उनको अपने स्कीम्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने भी बताया, और दूसरा कि हम ब्रांच से कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट हो पाए जो फार्मर लोग से। मैं जिस भी तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी स्कीम्स है, प्रपोजल्स है या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स है एग्री रिलेटेड या एग्री सेक्टर के, उन सब के इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उनके लिए जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, उनकी लीड जनरेट करवाई गई है और कुछ कस्टमर्स को सैंक्शन लेटर दिए गए कि जिनका सैंक्शन हो चुका है प्रोजेक्ट्स के। इसी बस ये। तो वहीं नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 53 निवासी वेब डेवलपर इंजीनियर विकास कुमार से 57 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित को डब्बा ब्रोकर ऐप के निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर फंसाया गया। जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को अनजान नंबर से आए मैसेज के बाद पीड़ित को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन
कंसल्टेंट क्लब नाम के ग्रुप से जोड़ दिया गया। शुरुआत में 40,000 रुपए के निवेश कराए गए, जिस पर 7,000 रुपए का मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद 11 अप्रैल से लेकर ट्रांजैक्शन में कुल 24 बार 57 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित के अकाउंट में करीब 1 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखाया गया, लेकिन जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने 30% टैक्स की मांग कर दी। मना करने पर खाता फ्रीज होने और आईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर उसे धमकाया गया। धोखाधड़ी का एहसास होने पर विकास कुमार ने साइबर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। की ओर से घर खाली करने के नोटिस के बाद लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। 5 मई को जारी आदेश में यमुना किनारे बसे परिवारों को 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है। इस इलाके में रहने वाले पंडा पुजारी, नाबिक और अन्य परिवारों का कहना है कि वो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे और अचानक घर खाली करने का आदेश उनके लिए बड़ा संकट बन गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उस परिवार को हो रही है जिनकी 10 मई को बेटी की शादी है, लेकिन अब घर बचाने और पुनर्निर्वास की चिंता में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूजा पाठ और नाव चलाने और धार्मिक कार्यों से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जाना उनके लिए कठिन स्थिति पैदा करेगा। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पहले उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह दी जाए, उसके बाद ही विस्थापन किया जाए। प्रशासन का तर्क है कि हर साल उनके आने वाली यमुना बाढ़ के खतरे को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने पर सबसे पहले यही क्षेत्र प्रभावित होता है। पिछले वर्षों में बाढ़ के कारण यहां भारी नुकसान भी हुआ था। इस फैसले के बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई है और लोग सरकार और प्रशासन से बातचीत कर समाधान की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय मदरसा छात्र के साथ कथित कुकर्म का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर लिया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस धारा 137, 151 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि मदरसा महदे रसीद में तालीम ले रहे छात्र के साथ मदरसे के ही एक कारी मोहम्मद तालिब ने दूसरे कमरे में ले जाकर यह कृत्य किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कारी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और पीड़ित छात्र के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी साक्ष्यों को एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश और चिंता का माहौल है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए। तो वही ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये भीषण सड़क हादसा अनियंत्रित गति के कारण हुआ और बताया जा रहा है कि दुर्घटना में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कासगंज निवासी संत कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण नियंत्रण खो गया और ये दुर्घटना हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे की सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं यशोदा मेडिसिटी ने इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर थैलेसीमिया मरीजों के लिए समर्पित केयर सेंटर की शुरुआत की है। इस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने किया। इस नए सेंटर में थैलेसीमिया मरीजों को ब्लड और आयरन चेलेशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और मूल्यांकन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और एडवांस सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य मरीजों को बेहतर और संगठित चिकित्सा सुविधा
प्रदान कराना है ताकि उन्हें बार बार अलग स्थानों पर इलाज के लिए ना जाना पड़े। साथ ही प्रीनेटल स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाने पर भी जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ये पहल को क्षेत्र में थैलेसीमिया मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बहुत ही गंभीर बीमारी है थैलेसीमिया केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है, उसमें मेरा आना हुआ। मैं कह सकता हूं कि यशोदा मेडिसिटी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और जितना आधुनिक इसको बनाया है, पूरे मैं एनसीआर के लिए नहीं, मैं कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सुरक्षित ये जो बीमारी है, इसमें बच्चों को जन्म से ही बीमारी होती है और उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, बार बार उनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो सुरक्षित खून चढ़े और जो हम उसको ब्लड दे रहे हैं बच्चे को, या उसको उस ब्लड का अधिकतम मैक्सिमम उपयोग हो, उसमें जितनी आवश्यकता है वो बचा हुआ फिर उसी डोनर को वापस चला जाए। इस प्रकार की आधुनिक मशीनें यहाँ सब लगाई गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए और डॉक्टर्स ने भी यहाँ बहुत मेहनत की है। डॉक्टर PN अरोड़ा जी का मार्गदर्शन जो है वो तो पूरा शहर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है कि यशोदा परिवार ने चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। मेरी शुभकामना है इस अवसर पर और मैं यही कह सकता हूं कि भविष्य में चलकर यशोदा मेडिसिटी इस इलाके के लिए एम्स का एक विकल्प होगा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरे के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अलग अलग स्थानों पर की गई, जिसमें भारी मात्रा में नशीली पदार्थ भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 10 किलो डोडा और 3 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान फारूक, वंश, विशाल, सुनील और असलम के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार ये गिरोह हरिद्वार और आसपास के जनपदों से नशीले पदार्थ लाकर सप्लाई करता था। नगर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि सप्लाई चेन और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा के तहत ऑपरेशन सवेरा जो DIG सहारनपुर रेंज सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के तहत कल एक दिन में थाना कोतवाली नगर द्वारा चौतरफा कार्रवाई हुई है। 5 अलग अलग जगहों से 5 अलग अलग लोगों को ये तस्करी करते हुए या फिर मादक पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 5 लोगों से 10 किलो डोडा, 3 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बैठती है। ये 5 ही लोग अलग अलग जगह के निवासी हैं। अब तक पता चला है ये लोग गांजा डोडा मेरठ से लाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से लाते हैं और सभी के विरुद्ध मुकदमा लिखा जा चुका है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बहुत जल्द इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लाइट किराया और शुल्क व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शुरुआती चरण में ही टिकट किराया अधिक होने से यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर एयरपोर्ट की उपयोगिता पर पड़ेगा। विधायक ने के अनुसार लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट तक फ्लाइट का किराया लगभग 5,072 रुपये तय किया गया है, जबकि लखनऊ से दिल्ली एयरपोर्ट तक किराया 3600 से 4300 रुपये के बीच है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दिल्ली एयरपोर्ट सस्ता पड़ रहा है तो यात्री जेवर एयरपोर्ट का विकल्प क्यों चुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जेवर एयरपोर्ट से मेट्रो, रैपिड रेल या अन्य मजबूत कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यात्रा और भी कठिन होती जा रही है। इस स्थिति में अधिक यूजर डेवलपमेंट फीस और अन्य शुल्क वसूलना उचित नहीं माना जा रहा है। धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि यदि शुरुआती दौर में ही किराया और शुल्क अधिक रहेगा तो यात्रियों
का रुझान दिल्ली एयरपोर्ट की ओर रहेगा। इस मुद्दे ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट की नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से हवाई यात्रा करने वालों का फेयर देखा है और टिकट दर मुझे दिल्ली से ज्यादा लगी, जबकि एयर टरबाइन जो फ्यूल होता है उस पर वैट दिल्ली में 25% है और उत्तर प्रदेश में 1% है। हमारा मानना था कि इसका फायदा सीधा यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि अभी जेवर एयरपोर्ट के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। इसलिए मैं आज सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत सरकार और संबंधित विभाग एरा वगैरह से संपर्क कर ये प्रयास करूंगा कि जो हक तलफी यात्रियों के किराए में हुई है, जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो दिल्ली के जो रेट है सामान्य वो 3000 से 4042 के मध्य होते हैं, और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे वो रेट मुझे नजर आए 5000 के आसपास। तो ये गलत बात है और इस चीज को सोचना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जेवर एयरपोर्ट जिसके हम कयास लगा रहे थे कि यहाँ यात्रियों को बहुत ज्यादा सुविधाओं के साथ साथ किराए में भी कमी मिलेगी, जिससे ये है एयरपोर्ट आने वाले समय में काफी यात्रियों को ले पाएगा। तो इसके लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब प्रयास किया जाएगा तो उसका नतीजा भी यात्रियों के पक्ष में निकलेगा। धन्यवाद। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।